नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में। उदयपुर संभाग को पढ़ रहे थे। उदयपुर संभाग में अपन चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में जानकारी देख रहे थे। तो चित्तौड़गढ़ में अपन ने अब तक शुभंकर, उपनाम, सामान्य परिचय और पठार, नदियां, जिले, परियोजनाएं, अभ्यारण्य, मृगवन, उद्योग और मंदिरों की अपन ने बातें कर लेते हैं। इसको आगे देखते हैं और क्या क्या जानकारी चित्तौड़गढ़ में रह गई थी। तो चित्तौड़गढ़ की प्रमुख दरगाहें और मस्जिदों की बात करें, कौन कौन सी दरगाह मस्जिद है, तो चित्तौड़गढ़ में कपासन में पड़ती है हजरत दीवान शाह की दरगाह। हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? कपासन, चित्तौड़गढ़ में। यह हिंदू मुस्लिम धर्म की आस्था व श्रद्धा का प्रमुख केंद्र है। तो इम्पोर्टेंट दरगाह है हजरत दीवान शाह की दरगाह। चले आगे बात करते हैं। प्रमुख महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से महल है? तो महलों की बात करें तो फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह ने फतेह प्रकाश महलों का निर्माण करवाया और यहीं पर वर्तमान में राजकीय संग्रहालय संचालित है। यहाँ पर राजकीय संग्रहालय चल रहा है। और कौन कौन से महल है? कुंभा महल है, पद्मिनी महल है और घोड़ा बादल महल। यह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। प्रमुख महोत्सव की बात करें, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से महोत्सव है? यस, महोत्सव की बात करें, महोत्सव और मेले, तो चित्तौड़गढ़ में लगता है राम रावण मेला। राम रावण मेला ये बड़ी सादड़ी में चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। चैत्र के जो नवरात्र आते हैं उसके बाद लगता है, यह नवरात्रों के बाद दशमी को बड़ी सादड़ी में लगता है। ठीक है। दशहरा मेला निम्बेड़ा में लगता है। ठीक है। वैसे राजस्थान में दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है, तो एक दशहरा मेला यहाँ पे निम्बेड़ा में भी लगता है। आश्विन शुक्ल दशमी जो अपने विजयदशमी आती है, इस पर दशहरा मेला लगता है। नेक्स्ट, मीरा महोत्सव। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है और शरद पूर्णिमा को ये आयोजित होता है। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को ये मीरा महोत्सव यहाँ पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, मातृकुंडिया का मेला। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ के रासमी तहसील में हरनाथपुरा क्षेत्र में वैशाख पूर्णिमा को यह मेला लगता है, मातृकुंडिया का मेला। ठीक है। और ये मातृकुंडिया किस नदी पर है तो बता देंगे। ये जो मातृकुंडिया है चंद्रभागा और बनास नदी, चंद्रभागा और बनास नदी पर यह मातृकुंडिया बांध बना हुआ है। और मातृकुंडिया को राजस्थान का हरिद्वार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांवलिया जी का मेला। सांवलिया जी चित्तौड़गढ़ मंडपिया में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल 11 को यह मेला लगता है सांवलिया जी का। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ में है और चैत्र कृष्ण एकादशी को जोहर मेला लगता है चित्तौड़गढ़ में। ये देखिए तब पढ़ लें प्रमुख महोत्सव और मेले। उसके बाद देखते हैं प्रमुख नृत्य, नाट्य और ख्याल। चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से नृत्य है, नाट्य और ख्याल है, जिससे प्रतियोगिताओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चले तो देखते हैं तुर्रा कलंकी ख्याल। तुर्रा कलंकी ख्याल, तुर्रा कलंकी ख्याल, इसके प्रवर्तक है शाह अली और तुक नगीर। शाह अली और तुक नगीर तुर्रा कलंकी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। ये वैसे एमपी में स्टार्ट हुई थी, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुई थी। राजस्थान में शुरुआत इसकी गोसुंडा और निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ से होती है। राजस्थान में ये तुर्रा कलंकी ख्याल निम्बेड़ा और गोसुंडा क्षेत्र से आरंभ होती। इसमें तुर्रा शिव का है और कलंकी जो है, कलंगी, ये पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है।
और इसमें तुर्रा कलंगी जो ख्याल है कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखना चंग वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रमुख लोक देवियां, चित्तौड़गढ़ में कौन कौन सी लोक देवियों का मंदिर है, तो तुलजा भवानी, तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है, तो तुलजा भवानी का मंदिर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। इस तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण दासीपुत्र बनवीर ने करवाया था। पृथ्वीराज सिसोदिया का पुत्र था दासीपुत्र बनवीर, अपने तुलादान से तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये छत्रपति शिवाजी की कुल देवी है तुलजा भवानी। ठीक है, मरमी माता चित्तौड़गढ़ में है, बड़ली माता छिपू का अकोला चित्तौड़गढ़ में है बड़ली माता, अस्वारी माता या आवरी माता जी, अस्वारी माता या आवरी माता जी, यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर में आने वाले से लकवे के मरीजों का इलाज हो जाता है। यहाँ जो मंदिर में जाते हैं तो उनका इलाज होता है। यहाँ से 2 तिबारियों में से बीमार बच्चे को निकाला जाता है, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। और ये मंदिर चित्तौड़ के बदेसर पंचायत के निकट निकुंभ में स्थित है। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में ये अस्वारी माता आवरी माता का मंदिर है। जोगलिया माता जातला माता ये भी अपने चित्तौड़गढ़ में है। तो देवियों में देखी थी अपने तुलजा भवानी, मरमी माता, बड़ली माता, अस्वारी माता, आवरी माता, जोगलिया माता और जातला माता। नेक्स्ट देखते हैं, चले ये है अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रमुख दुर्गों की बात करें दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, जो पहाड़ी पे दुर्ग बने होते हैं वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। 1810 फीट ऊंचा मेरसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पे बना हुआ है, मेरसा के पठार पे। गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर यह स्थित है, गंभीरी व बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ के उपनाम की बात करें, उपनाम कौन कौन से हैं, तो राजस्थान का गौरव कहते हैं, गढ़ का सिरमौर, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं और दक्षिणी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। और चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसमें 7 दरवाजे हैं, संख्या याद रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितने दरवाजे हैं, 7 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा पाटन पोल, पाटन पोल या पाटवन पोल भी कहते हैं इसको, पाटवन पोल, पाटवन पोल से ये पाटन हो गया। पहला दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है इसलिए इसको पाटवन कहते हैं और पाटवन से नाम पड़ जाता है पाटन पोल। भैरव पोल कहते हैं दूसरा, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला, लक्ष्मण और राम पोल। तो ये दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दुर्ग का निर्माण की बात करें, दुर्ग का निर्माण कुमार पाल प्रबंध के अनुसार इसका निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। कुमार पाल प्रबंध के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया था। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता माना जाता महाराणा कुंभा ने। मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक हुए थे महाराणा कुंभा, तो ज्यादातर जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने करवाया था इसमें, तो आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है। 28 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है और परिधि 13 किलोमीटर, इसकी बाउंड्री देखी जाए तो 13 किलोमीटर लंबी है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति व्हेल मछली के समान है और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर खेती की जाती है, कृषि की जाती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है, जनसंख्या रहती है। चित्तौड़गढ़ में प्रमुख दर्शनीय स्थल की बात करें तो विजय स्तंभ, विजय स्तंभ देखे, विजय स्तंभ का उपनाम हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है। पूरे विजय स्तंभ में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उत्कीर्ण है, इसलिए इसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है विजय स्तंभ को। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं, राजस्थानी मूर्तिकला का अनमोल खजाना कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है
जैसे अंदर प्रवेश होते हैं, पहली मूर्ति दिखती है अपने को भगवान विष्णु को, इसलिए इसे विष्णु ध्वज, विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है और भगवान विष्णु को ये समर्पित है विजय स्तंभ। निर्माण की बात करें, विजय स्तंभ का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया 1440 से लेकर के 1448 ईस्वी तक, 8 साल लगे थे इसे बनाने में। और ये निर्माण से एक सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में। सारंगपुर का युद्ध मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित किया था महाराणा कुंभा ने। सारंगपुर के युद्ध में विजय महाराणा कुंभा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई थी। उस विजय को याद रखने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। तो 1437 में विजय के उपलक्ष्य में करवाया। वास्तुकार की बात करें तो जेता नापा पोमा पूंजा इस विजय स्तंभ के वास्तुकार है। 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है और इसमें 157 सीढ़ियां है। फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। रोम के टार्जन से इसकी तुलना की है। और अभी राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। भारत सरकार ने 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के चित्र पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया विजय स्तंभ। तो ये देखिए तो अपन विजय स्तंभ के बारे में। एक है कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, यह भी चित्तौड़ में ही है, जैन कीर्ति स्तंभ। 1170 ईस्वी में जैन बघेरवाल जीजाशाह ने इसका निर्माण करवाया था। जीजाशाह ने इसका निर्माण करवाया जैन व्यापारी ने, और ये 75 फीट ऊंचा। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा है और ये 75 फीट ऊंचा है। ये 7 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है और कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है। भगवान विष्णु को समर्पित था विजय स्तंभ, और जैन कीर्ति स्तंभ भगवान आदिनाथ को समर्पित है। ये दोनों अपन ने तुलना में देखी थी, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर है? तो मीराबाई का मंदिर है चित्तौड़गढ़ में, कुंभ श्याम का मंदिर है, सतबीस देवरी मंदिर है जिसकी डिटेल अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, तुलजा भवानी का मंदिर है, कालिका माता मंदिर है, श्रृंगार चौरी है और समिद्वेश्वर मंदिर है, त्रिभुवन नारायण मंदिर। ये चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है मंदिर। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख छत्रियां चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन सी छत्रियां है? रैदास की छत्री है। रैदास जो मीराबाई के गुरु थे, मीराबाई के गुरु थे रैदास। कल्लाजी की छत्री, कल्लाजी जिनको 4 हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार कहा जाता है, कल्लाजी, और ये मीराबाई के भतीजा थे। जयमल पत्ता की छत्रियां जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है उनमें वीरगति को प्राप्त हुए जयमल पत्ता, इनकी छत्रियां है। रावत बाघ सिंह की छत्री है, यह भी चित्तौड़गढ़ में है, दूसरे शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रमुख हवेलियां, जयमल पत्ता की हवेली है चित्तौड़ में, सलूम्बर की हवेली है, भामाशाह की हवेली, यह भी अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। महल की बात करें कौन कौन से महल है? गोरा बादल महल है, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, ये चित्तौड़गढ़ में प्रमुख महल है। अब देखते हैं चित्तौड़ के प्रमुख साके। चित्तौड़ दुर्ग में प्रमुख साके क्या होता है? साके कि जब कोई बाहरी आक्रमण कर देता है तो राजपूत केसरिया धारण करके लड़ने के लिए जाते हैं, बड़ी वीरता से लड़ते हैं, और यदि युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो बाकी बची महिलाएं जो रहती है वो आग में कूद करके जोहर कर लेती है, उसे साका कहते हैं। तो चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं। चित्तौड़ में 3 साके हुए हैं। पहला साका होता है 1303 में, चित्तौड़ का पहला साका, और राजस्थान का दूसरा साका चित्तौड़गढ़ में 1303 में हुआ। ये रावल रतन सिंह के समय हुआ था। चित्तौड़ के शासक, मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के समय हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और पद्मनी ने जोहर किया था। इस चित्तौड़ के साके में, पहले साके में, रानी पद्मनी ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूद करके
जौहर किया था। गोरा बादल शहीद हुए थे। गोरा बादल ये रतन सिंह के सेनापति थे, बड़ी वीरता से लड़ते हुए इसमें शहीद हो गए थे। और इसमें एक ध्यान रखना, रतन सिंह का सेनापति ये भी पूछते हैं राघव चेतन। राघव चेतन ये अलाउद्दीन खिलजी से जाकर के मिला था। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी से मिला था और गोरा बादल रतन सिंह की तरफ से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आया था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया था खजाइन उल फतह ग्रंथ में। खजाइन उल फतह ग्रंथ में इस युद्ध का वर्णन किया था। फिर बाद में इसी पर 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखी थी। पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी याद रखना, पद्मावत ग्रंथ लिखा था, बाद में लिखा गया था हालांकि। यस, तो चित्तौड़ का पहला साका देख लिया। अब चित्तौड़ का दूसरा साका की बात करें, चित्तौड़ का दूसरा साका होता है 1535 में। 1535 में शासक था इस समय विक्रमादित्य। विक्रमादित्य चित्तौड़ के शासक थे, महाराणा सांगा के पुत्र थे विक्रमादित्य। और इसमें जौहर के विक्रमादित्य की माता और सांगा की पत्नी कर्मावती ने जौहर किया था। कर्मावती ने जौहर किया था। आक्रमण किया था गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और इसमें सेनापति बने थे देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह जी, सेनापति बने थे मेवाड़ के। और इस साके के दौरान जौहर से पहले कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी। चलिए, दूसरा साका था। और तीसरा साका की बात करें तो 1567-68 में तीसरा साका होता है। इस समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के शासक थे। अकबर ने आक्रमण किया था। आक्रमण अकबर ने किया था और इसमें सेनापति थे जयमल और पत्ता। अकबर उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और पत्ता। और इसमें उदय सिंह जी को कहा गया कि आप यहाँ से बाहर निकलिए, आप मेवाड़ की रक्षा कीजिए, हम चित्तौड़ की जिम्मेदारी हम देखेंगे। तो उदय सिंह जी को यहाँ से चित्तौड़ से निकाल दिया जाता है। फिर जयमल और पत्ता बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। इन्हीं के साथ में कल्ला जी राठौड़ भी थे। कल्ला जी ने जयमल जी को कंधों पे बिठा करके ले गए थे। फूल कंवर के नेतृत्व में ये जौहर हुआ। पत्ता की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। ये चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अकबर जो चित्तौड़ दुर्ग में काफी हिंदुओं का कत्लेआम किया था, जिसकी पूरे भारत में अकबर की निंदा की गई है। फिर अकबर ने हिंदुओं को खुश करने के लिए जयमल और पत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां आगरा के किले में लगाई। आगरा के किले में लगाई, जिसे बाद में औरंगजेब ने तोड़ दी है। और बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर के सूरज पोल पर लगाई हुई है, जो आज भी लगी हुई है जयमल पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। तो ये तीसरा साका देखा था अपन ने। 3 साके देखे थे, 1303, 1535 और तीसरा साका होता 1567-68 में। चलिए, अगले दुर्ग की बात करें। नेक्स्ट दुर्ग है बेंसरोडगढ़ दुर्ग। बेंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में है बेंसरोडगढ़ दुर्ग। ये चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर यानी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बेंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर, वेल्लोर पड़ता है तमिलनाडु में। वो भी नदियों के संगम पर, जिस प्रकार नदियों के संगम पर बना हुआ है, वैसी स्थिति बेंसरोडगढ़ को देखने को मिलती है। इसलिए इस बेंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। इसका निर्माण बैसा साहब व रोड़ा नामक व्यापारियों के द्वारा करवाया गया है। क्या होता था कि जब ये व्यापारी लोग उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ जाते थे, तो चंबल क्षेत्र में, बियड क्षेत्र में उनका धन लूट लिया जाता था। तो अपनी सुरक्षा के लिए जब यहाँ से गुजरते थे तो रात्रि विश्राम यहाँ पर रुक जाए, जिसके लिए बेंसरोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया बैसा साहब और रोड़ा व्यापारियों के द्वारा।
और फिर बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसको तोड़ देने पर, विनाश कर देने के बाद डोडा परमाणु ने इसका वापस जीर्णोद्धार करवाया है भैंसरोडगढ़। तो ये देखा था अपन ने भैंसरोडगढ़ दुर्ग। चलिए, ये है अपना विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। महाराणा कुंभा ने बनाया था 1440 से लेकर के 1448 तक। मालवा के विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में 9 मंजिला है, डमरू की आकृति में बना हुआ है। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। यह है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर बना हुआ है। बैसा सारोड़ा व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया है भैंसरोडगढ़ दुर्ग का। राजस्थान का वेलोर कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, राजस्थान का वेलोर। यस, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख शिलालेख। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से कौन कौन से शिलालेख मिले हैं? तो शिलालेखों में देखे मानमोरी शिलालेख। मानमोरी शिलालेख कहां से मिला था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मानमोरी झील, आगे देखेंगे अभी अपन। मानमोरी शिलालेख ये मौर्य वंश से संबंधित है और इस शिलालेख का प्रशस्तिकार नाग भट्ट का पुत्र पुष्प एवं इसके उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य था। इस मानमोरी शिलालेख में 4 राजाओं के, 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? महेश्वर, भीम, भोज, मान। महेश्वर, भीम, भोज और मान, इन 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख मिलता है मानमोरी शिलालेख में। इसी के साथ इस शिलालेख में अमृत मंथन व उससे संबंधित जो कर लगाया गया है उसका भी उल्लेख मिलता है। और कर्नल जेम्स टोड इसको इंग्लैंड ले जाते समय इसे समुद्र में फेंका था, समुद्र में फेंक दिया था। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शिलालेख जिसे इंग्लैंड ले जाते समय कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंका था? तो बताएंगे मानमोरी शिलालेख। चलिए आगे बात करते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1440 से 1448 में जब कुंभलगढ़ दुर्ग विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जा रहा था, उस समय यह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 15वीं शताब्दी 15वीं सदी के राजस्थान की राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक दशाओं की इसमें जानकारी मिलती है। मेवाड़ के बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। और इसके प्रशस्तिकार है अत्रि पुत्र महेश भट्ट। अत्रि भट्ट और महेश भट्ट ने इसको लिखा था। इसमें महाराणा कुंभा की उपाधियां और मालवा गुजरात की संयुक्त सेना को परास्त किया, इसका भी उल्लेख अपने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है। एक शिलालेख गोसुंडा शिलालेख। गोसुंडा शिलालेख पहली बार इसे डी.आर. भंडारकर ने पढ़ा था। डी.आर. भंडारकर ने गोसुंडा शिलालेख को पढ़ा है। यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। इसमें वैष्णव धर्म और भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। काफी एग्जामों में पूछा हुआ है ये। राजस्थान में वैष्णव धर्म है या भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में। इसकी भाषा संस्कृत है और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है इस गोसुंडा शिलालेख को, ब्राह्मी लिपि में। और इसमें गजवंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने और विष्णु मंदिर के चारों दीवारों बनाने का भी उल्लेख गोसुंडा शिलालेख में मिलता है। तो गोसुंडा शिलालेख इंपोर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ 2री शताब्दी ईसा पूर्व से है। वैष्णव धर्म, भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी लिपि है। चले प्रमुख सभ्यताओं की बात करें, चित्तौड़ में कौन सी सभ्यता है? सभ्यता की बात करें तो नगरी, नगरी सभ्यता। यह नगरी जो है सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। सीवी जनपद चलता था, इसका प्राचीन नाम था नगरी का मध्यमिका या मध्यमिका भी इसको कहते हैं, मध्यमिका भी कहते हैं और मध्यमिका भी इसको कहते हैं। तो ये देखिए पढ़ लें सभ्यता। उसके आगे बात करते हैं प्रमुख किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ जिले से कौन कौन से किसान आंदोलन चले थे? यहाँ पे इनका संबंध चित्तौड़गढ़ जिले से रहा है। तो बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन। बेगू ये मेवाड़ रियासत का बिजोलिया की तरह प्रथम श्रेणी ठिकाना माना जाता था बेगू। और इस बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने।
राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत 1921 में मैनाल कस्बे से हुई है। मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से हुई थी। मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका कारण क्या था? किसान आंदोलन का जो सभी जगह कारण था वही है, किसानों पर अत्यधिक लाग बाग के कारण ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था। बेगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ के समय बेगू जब किसान आंदोलन चला था उस समय यहाँ का जागीरदार ठिकानेदार था अनूप सिंह। अनूप सिंह यहाँ का ठिकानेदार था। 1923 में अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता होता है जिसे मेवाड़ सरकार ने नकार दिया था। इस समझौते को नकार दिया था। इससे बोलशेविक समझौता की संज्ञा दी गई। बोलशेविक समझौता की संज्ञा दी गई। तो राजस्थान में बोलशेविक समझौता का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बताएंगे बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन। फिर ध्यान रखना, मेवाड़ सरकार ने इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। यह भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है? बेगू किसान आंदोलन से। तो किसानों और अनूप सिंह के मध्य समझौता हो गया था जिसे मेवाड़ सरकार ने मना कर दिया, उसको इनकार कर दिया कि इस समझौते को हम नहीं मानते हैं, हम जांच करेंगे और उसमें देखेंगे यदि लाग बाग ज्यादा होगी तो फिर हम उसको समाप्त करेंगे। तो इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों की सभा हो रही थी जिस सभा पर ट्रेंच आयोग के सैनिकों के द्वारा गोलियां चलाने से रूपाजी कृपाजी किसान शहीद हो गए। रूपाजी कृपाजी किसान शहीद हो गए। तो बेगू किसान आंदोलन में अपने को क्या क्या ध्यान रखना? बेगू किसान आंदोलन बेगू चित्तौड़ में पड़ता है। नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। आरंभ कहां से हुआ? तो 1921 में मैनाल के बेरुकुंड नामक स्थान से। ठिकानेदार कौन था? ठिकानेदार अनूप सिंह। 1923 में ठिकानेदार अनूप सिंह और किसानों के मध्य एक समझौता होता है जिसे मेवाड़ सरकार ने इनकार कर दिया और इसे बोलशेविक समझौता की संज्ञा दी गई है। और फिर किसानों की मांगों की जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया और फिर 1923 में गोविंदपुरा में किसानों की सभा पर ट्रेंच आयोग के द्वारा गोलियां चलाने से रूपाजी और कृपाजी किसान शहीद हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एकी आंदोलन। एकी आंदोलन ये भील आंदोलन जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। एकी आंदोलन, यह आंदोलन बोमट क्षेत्र के भीलों ने इसे चलाया था। एकी आंदोलन इसलिए इसे बोमट आंदोलन भी कहा जाता है। एकी आंदोलन को बोमट आंदोलन भी कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया नामक स्थान से इसका आरंभ हुआ है। एकी आंदोलन की शुरुआत, एकी का मतलब होता है एकता, एकी का मतलब है एकता, बिलों में एकता लानी है। तो और ये एकी आंदोलन कहां से स्टार्ट हुआ है? तो मातृकुंडिया नामक स्थान से आरंभ हुआ है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को इस आंदोलन की शुरुआत की गई। वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया में मेला लगता है। उस मेले में ही मोतीलाल जी तेजावत ने कहा कि अपना आज से किसान आंदोलन आरंभ है। इस आंदोलन का मुख्य नेता मोतीलाल तेजावत थे। आदिवासियों के मसीहा बाबूजी के नाम से जाना जाते हैं मोतीलाल तेजावत जी को, जो मेवाड़ रियासत के जाडोल ठिकाने के कामदार थे। मोतीलाल जी तेजावत जाडोल, कोटड़ा, गोगुंदा से शुरू होकर यह आंदोलन डूंगरपुर बांसवाड़ा तक फैल गया था। काफी लंबे क्षेत्र में, काफी बड़े क्षेत्र में, व्यापक क्षेत्र में चल गया था। मोतीलाल तेजावत जी द्वारा मेवाड़ के महाराणा को दी गई 21 सूत्रों की मांग मेवाड़ पुकार, इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ पुकार का संबंध किससे है? मोतीलाल जी तेजावत एकी आंदोलन से। महाराणा से 21 मांगे मांगी थी जिससे कहा कि मेवाड़ की ये पुकार 21 मांगे उसे पूरी करें। 1922 में नीमड़ा गांव में एक सभा हो रही थी बिलों की, जिस पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें कई सारे बिल शहीद हो गए थे। तेजावत इसके बाद भूमिगत हो गए थे। गांधी जी के कहने पर 1928 में ईडर रियासत में पुलिस के सामने मोतीलाल जी तेजावत ने आत्मसमर्पण कर लिया और फिर बाद 1936 में मोतीलाल तेजावत जी को रिहा कर दिया। तो ये देखा था अपन ने एकी आंदोलन और उससे पहले बेगू किसान आंदोलन। दोनों किसान आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट है। चले अब चित्तौड़ की और कौन कौन से तथ्य हैं जो देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है या इल्ली की आकृति? इल्ली की आकृति
और घोड़े की नाल की आकृति का है चित्तौड़गढ़ जिले के मानचित्र की। चित्तौड़गढ़ खंडित रूप से सीमा बनाता है, 2 जगह भौगोलिक रूप से सीमा बनाता है और इसके साथ में एक अजमेर जिला भी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से चंदेरिया में स्थापित किया गया। कहां स्थापित किया गया? चंदेरिया। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर संयंत्र। नेक्स्ट बात करें कोमल कोठारी जी का। कोमल कोठारी जी कपासन में जन्मस्थली है। यह देश के शीर्षस्थ लोक कला मर्मज्ञों में से एक माने जाते हैं और कोमल कोठारी जी को रूपायन संस्थान के संस्थापक माने जाते हैं। रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? तो कोमल कोठारी। कहाँ है रूपायन संस्थान? तो बताएंगे बोरुंदा जोधपुर में। और इसके सचिव हुए थे रूपायन संस्थान के सचिव विजयदान देथा के प्रथम सचिव हुए थे, बोरुंदा से थे। तो कोमल कोठारी और विजयदान देथा मिलकर के रूपायन संस्थान की स्थापना की है, जिसमें राजस्थान की जो कलाएं हैं विलुप्त होने जा रही है उसको उजागर करना, ये रूपायन संस्थान का कार्य है। चित्तौड़गढ़ में 9 गजा पीर की कब्र है। 9 गजा पीर की कब्र है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई का जो जन्म है चित्तौड़ के बानिया गांव में हुआ है। फिर इनकी जो शादी हुई है, इनका ससुराल है पाली के पदराला गांव में और वहीं से 13 ताली नृत्य का जन्म हुआ। तो जो 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई, उनका जन्म चित्तौड़ के बानिया गांव से हुआ है और उनका ससुराल है पदराला गांव पाली। एक ध्यान रखेंगे, जो कप्पासन है ये कप्पासन नारियल के खोल की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। नारियल के खोल की चूड़ियां कप्पासन की प्रसिद्ध है। तो ये अपन ने चित्तौड़ के बारे में देखिए। आप चित्तौड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यस, महत्वपूर्ण प्रश्न। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण 1938 ईस्वी में किस शासक ने सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करने के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया है? पूछा जा रहा है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो ऑप्शन है रतन सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा सांगा ने सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में 1437 है ना, सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित करके उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट, राजस्थान का बराव क्षमता में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राजस्थान में बराव क्षमता से सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भीम सागर, जवाई सागर, राणा प्रताप सागर या माई बजाज सागर? तो बराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर बना हुआ है। माई बजाज सागर बांध ये सबसे लंबा बांध है, बांसवाड़ा में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, किस शासक ने पहली बार चित्तौड़गढ़ को गोइल वंश की राजधानी बनाई थी? राजधानी पहली बार किसने बनाई थी? जत्र सिंह, महाराणा कुंभा, रतन सिंह या महाराणा उदय सिंह? तो चित्तौड़गढ़ को गोइल वंश की पहली राजधानी बनाई थी जत्र सिंह ने। बुताला का युद्ध हुआ था 1227 में, जिसमें इल्तुतमिश पराजित हुआ था। राजधानी थी उस समय नागदा तो बहुत क्षति पहुंची थी। राजधानी नागदा को अत्यधिक क्षति पहुंचने के कारण फिर जत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को गोइल वंश की पहली बार राजधानी बनाई। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट कहां स्थित है? देवारी, राजपुरा दरिबा, जावर या चंदेरिया? तो राइट आंसर होगा चंदेरिया। किसके आर्थिक सहयोग से स्थापित किया गया? तो बताएंगे इंग्लैंड के आर्थिक सहयोग से इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट, राज्य का कौन सा अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है? बस्सी, सीता माता, भैंसरोडगढ़ या जयसमंद?
तो बेंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वर्तमान नगरी का प्राचीन नाम। वर्तमान नगरी का प्राचीन नाम क्या? नगरी का प्राचीन नाम बताना। है छत्रपुर, मध्यमिका, सत्यपुर, सिवी जनपद। तो नगरी का प्राचीन नाम है मध्यमिका, जिसको मध्यमिका भी कहा जाता है, मध्यमिका भी कहा जाता है। है छत्रपुर ये तो नागौर का है, सत्यपुर सांचौर का है, सिवी जनपद यहाँ पर मेवाड़ में चलता था सिवी जनपद। नेक्स्ट, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। बारडोली के जो शिव मंदिर है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर होगा कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इनको प्रकाश में लाए थे। अगला, लकवेग्रस्त पीड़ितों का ठीक करने की मान्यता वाली देवी कौन सी है? ऐसी राजस्थान की कौन सी देवी है जहां पर जाने से लकवे से ग्रस्त पीड़ित लोग ठीक होते हैं? आशावरा माता या आवरी माता? आवरी माता चित्तौड़गढ़, निकुंभ है ना, निकुंभ निकुंभ चित्तौड़गढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित सत्य कथन नहीं है। नहीं है वाला बताना है। जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है, यह तो बिल्कुल सही है। यह जिला सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। 9 गजा पीर की मजार चित्तौड़ में है, यह भी सही है। राज्य में सर्वाधिक जिले इसी जिले में है, तो जिले इसमें नहीं है, सर्वाधिक जिले तो उदयपुर में है। ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये असत्य कथन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, नारियल खोल की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है नारियल के खोल की चूड़ियों के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, क्या होगा? तो कप्पासन होगा, कप्पासन। नेक्स्ट, निम्न में से काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? काष्ठ कला के लिए जाना जाता है तो ये हो जाएगा काष्ठ कला के लिए बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी को काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है। और प्रभाजी सुतार इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। कौन सा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य है? अभ्यारण्य क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिले में नहीं है। बेंसरोडगढ़, रामगढ़ अभ्यारण्य, सीतामाता अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य। तो वैसे सीतामाता अभ्यारण्य है ना, ये 2 जिलों में है, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है। इस ऑप्शन में देखा जाए तो रामगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य कहाँ है? बूंदी में है, जहां राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। नेक्स्ट, कौन सी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती है? कोठारी, गंभीरी, बेड़क, औराई नदी। तो कोठारी नदी ये चित्तौड़ में नहीं जाती, राजसमंद से भीलवाड़ा में आ जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन से पठार पर अवस्थित है? तो बताएंगे मेसा का पठार, मेसा के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें, अगला, राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश कहां से माना जाता है? चंबल नदी का प्रवेश कहां से माना जाता है? राजस्थान में चंबल नदी कहां से प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से। चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कौन सी है? राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? दी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर, 1932 में है। राजस्थान की भी पहली चीनी मिल है और निजी क्षेत्र की भी यह पहली चीनी मिल मानी जाती है, निजी क्षेत्र में प्रथम। राजस्थान का वेलोर कौन से दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का वेलोर किसे कहते हैं? तो राजस्थान का वेलोर बेंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, बेंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा बांध या जलाशय चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? मेजा बांध, मातृकुंडिया, भोपाल सागर या राणा प्रताप सागर। तो मेजा बांध ये भीलवाड़ा में है, चित्तौड़ में स्थित नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? अणु नगरी, तो क्या आंसर होगा राजस्थान की अणु नगरी? रावत बाटा, रावत बाटा को राजस्थान की अणु नगरी कहते हैं। 1973 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से, कनाडा के सहयोग से यहाँ परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट, राम रावण मेला कहां बढ़ता है? तो राम रावण मेला
चैत्र शुक्ल दशमी को बड़ी सादड़ी में बढ़ता है। अगला, चित्तौड़गढ़ में किस जगह पर सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है? तो मांगरोल चित्तौड़गढ़ में पहला सफेद सीमेंट का पहला कारखाना आ जाए तो घोटन नागौर में, और बड़ा आ जाए तो खारिया खंगार जोधपुर में, और तीसरा कारखाना मांगरोल चित्तौड़गढ़ में सफेद सीमेंट का। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में मेवाड़ी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे देवलिया के ठाकुर बाघ सिंह ने किया था। 1535 में दूसरा शाखा हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती और विक्रमादित्य की माता कर्मावती ने जौहर किया था, और कर्मावती ने हुमायूं को इस समय राखी भी भेजी थी। आक्रमण किसने किया था? गुजरात के बहादुर शाह ने। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़ा बादल किस मेवाड़ के शासक के सेनापति थे? घोड़ा बादल चित्तौड़ के पहले शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए थे, रावल रतन सिंह के ये सेनापति थे। नेक्स्ट बात करें, मेवाड़ के किस शासक ने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की है? महाराणा उदय सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। किसी भी महाराणा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की है। हालांकि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की थी, 1615 में संधि की थी। नेक्स्ट बात करें, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों की संख्या कितनी है? वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास, वीर विनोद के राइटर है कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि राजस्थान में कुल 84 दुर्ग है। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण अकेला महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसीलिए महाराणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तुलजा भवानी मंदिर, यह तो है, बनवीर ने अपने तुलादान से इसका निर्माण करवाया था। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी कालिका माता मंदिर, यह भी सही है, पहले सूर्य मंदिर था, बाद में कालिका माता मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, यह भी सही है, यहाँ पर भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, बाद में मोकल ने जीर्णोद्वार करवाया और इसका नाम समिद्वेश्वर मंदिर रख दिया। खरड़ेश्वर महादेव मंदिर, ये दुर्ग में नहीं है, चित्तौड़ में स्थित है लेकिन दुर्ग में नहीं है। बैंसरोडगढ़ दुर्ग किस नदी के निकट स्थित है? तो बैंसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का वेलोर, चंबल और ब्राह्मणी नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित सबसे बड़ा महल कौन सा है? सबसे बड़ा महल है राणा कुंभा महल, सबसे बड़ा महल है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बस्सी अभ्यारण्य से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो बस्सी अभ्यारण्य से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। चित्तौड़गढ़ जिले के हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, बस्सी अभ्यारण्य से। नेक्स्ट है, कपासन में कौन सी दरगाह स्थित है? चित्तौड़गढ़ कपासन में कौन सी दरगाह स्थित है? तो बताएंगे हजरत दीवान शाह की दरगाह, हजरत दीवान शाह की दरगाह कपासन चित्तौड़ में। नेक्स्ट बात करें, चित्तौड़गढ़ से बैंसरोडगढ़ के बीच का पठारी क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ के बैंसरोडगढ़ भिलवाड़ा के बिजोलिया के बीच का क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता। ऊपरमाल का पठार, उड़िया का पठार, ये तो सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। गिरवा, उदयपुर के चारों ओर जो पहाड़ी क्षेत्र उसको गिरवा कहते हैं। और बोराट का जो पठार है ये अपने गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। बिजोलिया से बैंसरोडगढ़ के बीच का क्षेत्र ऊपरमाल का पठार कहलाता है। नेक्स्ट, गंभीरी बांध किस गांव के निकट है? गंभीरी बांध चित्तौड़ के अरनोदा गांव के निकट है। गंभीरी परियोजना चली जा रही, गांव याद नहीं रहे तो गंभीरी परियोजना याद रखना, गंभीरी परियोजना चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गंभीरी व बेड़स नदी के संगम पर है, बेड़स नदी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दी मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ स्थित है? तो दी मेवाड़ शुगर मिल्स भोपाल सागर 1932 में निजी क्षेत्र की और राजस्थान की पहली चीनी मिल है दी मेवाड़ शुगर मिल्स। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ जिले का वह क्षेत्र जो रंगाई छपाई का प्रमुख केंद्र है, रंगाई छपाई के लिए अकोला जाना जाता है, छिपा का अकोला ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, किस जिले की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले को स्पर्श नहीं करती है? चित्तौड़गढ़ जिले को स्पर्श नहीं करती है प्रतापगढ़, उदयपुर,
डूंगरपुर भीलवाड़ा, तो डूंगरपुर को स्पर्श नहीं करती है चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा। नेक्स्ट, मातृकुंडिया में स्थित प्रसिद्ध महादेव मंदिर कौन सा है? मातृकुंडिया में मंगलेश्वर महादेव मंदिर है। अगला, चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात ये हो जाएगा अपने चंबल नदी पे, और राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 18 मीटर ऊंचा, 18 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट बात करें, प्रथम गोयल शासक जिसने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया है, तो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मानमोरी राजा को परास्त करके चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था, हारित ऋषि के आशीर्वाद से। चित्तौड़गढ़ में किस जगह पर डीएपी खाद का कारखाना स्थित है? डीएपी खाद का कारखाना तो ये हो जाएगा अपने कपासन चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट, गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ? गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो गोसुंडा बांध हो जाएगा अपना, ये गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर बना हुआ है, बेड़च नदी पर गोसुंडा बांध बना हुआ है। नेक्स्ट, किस उद्योग के लिए चित्तौड़गढ़ जिला प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ जिला सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें, निम्न में से चित्तौड़गढ़ का भौगोलिक नाम नहीं है? वरानगरी, प्रणय वीरता की नगरी, वीरता का प्रतीक, शक्ति भक्ति की नगरी, राजस्थान का गौरव। तो ये वरानगरी चित्तौड़ का नाम नहीं है, वरानगरी हो जाएगा बारां, बारां का नाम है वरानगरी। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर क्या है? तो चित्तौड़गढ़ का शुभंकर हो जाएगा चौसिंगा, चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है। अगला है, निम्नलिखित को असुमेलित को छांटिए। चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567-68 सही है। चित्तौड़ का पहला शाखा 1303 सही है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1527 नहीं, 1527 में तो खानवा कैद हुआ, दूसरा शाखा हुआ था 1535 में विक्रमादित्य के समय। संत शिरोमणि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास, रैदास की छतरी चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के द्वारा किया गया। और ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन में जो किसानों की सभा पर ट्रेन साहिब के द्वारा गोलियां चलाई थी, इसमें रूपाजी कृपाजी किसान शहीद हुए थे। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। निम्न में से कौन सा तथ्य है चित्तौड़गढ़ से नहीं है? जोर मेला बिल्कुल है, मेरा महोत्सव, शरद पूर्णिमा, फोर्ट फेस्टिवल ये भी चित्तौड़गढ़ में, मेरा संग्रहालय ये नहीं है, ये उदयपुर में। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। रासमी चित्तौड़गढ़, वैशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। नेक्स्ट, अफीम वाले देवता के रूप में जाना जाता है। कौन से देवता को अफीम के देवता के रूप में जाना जाता है? सांवरिया सेठ, यहाँ पर अफीम चढ़ाई जाती है। तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई का संबंध चित्तौड़ के किस गांव से? चित्तौड़ के किस गांव से है? तो बताएंगे बानिया गांव से। तो ये देखा था अपन ने चित्तौड़गढ़ के बारे में, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में भी अपन ने बात की है। मिलेंगे अब अपन नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।